गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके पिछले क्लास के पोल रिजल्ट के बारे में। तो पिछले क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। पिछले क्लास में जिन बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए थे सभी सवालों के, उनके नाम है मुस्कान, अंजलि, काजल, मनीषा, नेहा, दीपिका, रितिका, अमिता और सुमन। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो आज की क्लास आपको थोड़ी सी मुश्किल भी लग सकती है, लेकिन उतनी मुश्किल है नहीं। बिल्कुल ध्यान से अगर सीखोगे, मेरी हर एक बात को अगर ध्यान से सुनोगे और अपने डाउट मुझसे पूछते जाओगे, तो आपको आज की क्लास बहुत आसान लगेगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बीजे व्यंजकों का भाग, तो इसका एक सवाल रहता है, उसको भी अच्छे से सीख लेंगे। तो चलो एक पदी से एक पदी का हम भाग सीख रहे थे, तो पहले तो आपका भी छोटा सा एक टेस्ट ले लेते हैं जो हमने कल सीखा था। मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं x की घात 19 है और इसको आपने भाग करना है x की घात 9 के साथ, तो इसका उत्तर कितना आएगा? जल्दी बताओ। मैम x की पावर 10। मैम x की पावर 10। पक्का? सभी का ये आंसर है क्या? मैम x की पावर 10। बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ रखा था कि अगर आपका सेम चीज हो, है ना, सेम चीज मतलब ऊपर भी x नीचे भी x, और उसकी घात एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, तो अगर आपकी सेम चीज है, मतलब कि x है और वो क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो क्या होगा, उसकी घातें आपस में माइनस करेंगी, इसलिए x की घात यहाँ पर 10 आ गई। और माइनस करने का भी एक तरीका है, घटाने का भी एक तरीका है, कि ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को घटाना है, कभी भी नीचे वाली से ऊपर वाली को मत घटाना। ठीक है, तो एक और मैं आपको सवाल यहाँ पे देती हूँ, एक और क्वेश्चन करो फिर आगे बढ़ेंगे हम। अगर मैं बोलूं कि y की घात है 15 और नीचे y की घात है 20, अब इसका उत्तर क्या आएगा? मैम y की घात 5। y की घात 5। मैम -5। सोचो सोचो। मैम -5। बिल्कुल, y को एक बार लिखेंगे, y को एक बार लिखेंगे, 15 में से 20 को घटाएंगे, क्योंकि मैंने अभी तो कहा ना कि ऐसा नहीं देखना है कि बड़ा कौन छोटा कौन, नहीं। हमारे रूल ने कहा, हमारे नियम ने कहा कि ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को घटाओ तभी आंसर सही आएगा। तो हमने y को लिखा, ऊपर वाली से नीचे वाली को घटाया, और हमारे पास आंसर आ गया -5। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा -5। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभी सवालों को। हाँ, चलो ये सवाल भी आप करके बताओ, देखते हैं इसको कितने बच्चे कर पाते हैं। -15 है, b की घात में 16 है, बटे में है 5 और b की घात है 10। देखो, संख्या से संख्या को भाग दो, चर से चर को भाग दो, मतलब यहाँ पे नियम लग जाएगा और यहाँ पे आपकी संख्या से संख्या कट जाएगी। तो कोशिश करो, ट्राई करो इसको सॉल्व करने की। ठीक है, सही आता है गलत आता है बात की बात है, आप कोशिश करो। तरीका मैंने बता दिया। देना है। नहीं, ऐसे बताओ, ऐसे बताओ। -10 की घात 6। -10 तो नहीं आएगा बेटा, भाग करना है ना, संख्याओं को भाग करो, भाग। बिल्कुल मैम हाँ। -3 मैम 3 भी -6 है। ठीक है, देखो, 5 एकम 5, 5 3 15, माइनस का 3 संख्या आ गई, b ऐसे का ऐसा, और 16 में से 10 को माइनस करेंगे। आप 15 में से 5 क्यों माइनस कर रहे हो? वो तो गलत है ना। संख्या को जैसे भाग करते हैं, संख्या को तो वैसे ही भाग करना है। चर की जब बात आती है तब माइनस करते हैं, वो भी चर को माइनस नहीं करते, उसकी घात को माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो ये आ गया -3 और b की घात 6। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो, बस क्या हो गया? हर्षिता कुछ कह रहे हो तो कहो, नहीं तो बेटा माइक ऑफ कर दो। मैम यहाँ पे -4 लिखा है, 4 है। कहाँ पे? मैम x की पावर, ये आपने 36 x की पावर वाला दिया ना। माइनस का 36 है, x की घात 4 है। ठीक है, -36 का है, पावर ही 4 है, माइनस की नहीं है। चलो अब इसको सॉल्व करो। मैम -3 x की पावर 4।
नहीं, बिल्कुल नैन्सी का करेक्ट है। मैम माइनस हाँ 3x की पावर 3। देखो 12 एकम 12, 12 यस तीन मैम। 36, है ना, 12 तीन 36, तो संख्या आ गई माइनस की 3। अब ऊपर देखो x की घात 4 है, नीचे है x अकेला। अब x अगर अकेला है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अकेला रहेगा, इसका मतलब ये है कि इसकी घात में 1 है ना। तो x को एक बार लिखा, ऊपर x की घात 4 थी, नीचे x की घात 1 थी, ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करा दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 x की घात 3। ठीक है, चलो एक और सवाल देती हूँ, थोड़ा सा लंबा सवाल दूंगी इस बार, उसको अच्छे से करना, फिर क्वेश्चन हम पोल में करेंगे। तो आपके सामने अगर सवाल ऐसा आ जाए कि मान लो ये है 15 x की घात 10 y अकेला, और नीचे भी है 15 x की घात कुछ भी नहीं, मतलब अकेला छोड़ा है, बस इतना ही, सिर्फ इतना। अब बताओ आंसर। मैम x की पावर 9 और y। मैम 1x x की पावर 9 और y। ठीक है, 15 एकम 15, 15 एकम 15, एक बचा। x की पावर 10 थी और नीचे भी x था, तो इस पे रूल लग गया 10 माइनस 1 वाला, मतलब घात माइनस करने वाला। लेकिन y तो बेचारा अकेला है ना, y ने क्या बिगाड़ा? y के साथ भाग करने के लिए कोई y ही नहीं है, तो जब तक y के साथ भाग करने के लिए y नहीं आ जाए तब तक हम इसको भाग नहीं कर सकते, तो हमें y ऐसे का ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास आ गया x की घात में 9 और y अकेला। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं एक क्वेश्चन पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ मैम कर 1 दिया है। सेकंड वेट कर। मैम एक हो बार गया, दोबारा बताना। एक बार दोबारा समझते हैं। देखो यहाँ पे देखो, हमने लिखा था 15 एक x की घात बार 10 y, ठीक है। 15 से 15 कट गया क्योंकि संख्या संख्या कट जाती है, 15 एकम 15, 15 एकम 15। x की घात 10 ऊपर था और x नीचे था, तो इस केस में क्या होता है, अगर आपका ऊपर भी चर x है नीचे भी चर x है, तो x को एक बार लिखेंगे और उसकी घातों को माइनस कर देंगे। ऊपर वाली घात x की 10 थी, नीचे x की घात में कुछ था नहीं, पर हमें पता है कि 1 होता है, तो 10 में से हमने 1 घटा दिया, तो x की घात में 9 आ गया। x के ऊपर ये वाला नियम लग गया क्योंकि x ऊपर भी था नीचे भी था, लेकिन y को हम भाग नहीं दे सकते किसी भी चीज से, क्योंकि y सिर्फ y से भाग होता है और किसी से नहीं, तो इसलिए y के साथ कोई था नहीं, तो y को हमने ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। ठीक है, ओके मैम। एक और सवाल समझा देती हूँ आखिरी, फटाफट से उसको समझना, फिर क्वेश्चन पोल में आएगा, अच्छे से करना। अगर मैं बोलूं ऊपर है 40, नीचे है 8, ऊपर है x की घात 5, नीचे है x की घात 6, ऊपर है y की घात 4, नीचे y अकेला। अब क्या आंसर आएगा? मैम 5x की पावर 1 y की पावर 3। थोड़ा सा गलत है। मैम 5x की पावर -1 y की पावर 3। ओके, अब ठीक है, संख्या से संख्या कट गई, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, संख्या आ गई 5। ठीक है, अब x ऊपर नीचे भाग हो रहा था, x को एक बार लिखो और ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को घटाओ, मतलब x की घात 5 माइनस 6। y ऊपर लिखा था नीचे लिखा था, y को एक बार लिखो, ऊपर y की घात 4 है, उसमें से y की नीचे वाली घात को घटाओ, तो लिख दिया हमने इसको ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 5 x की घात माइनस की 1 और y की घात 3, तो ये हमारा आंसर हमें मिल चुका है। मैम ठीक है, y की घात माइनस में नहीं आएगी। आएगी, देखो y की नहीं आएगी क्योंकि देखो y के ऊपर 4 था ना, 4 में से 1 घटा रहे हैं, 4 बड़ा है, 4 के पास प्लस का साइन, तो 3 के पास भी प्लस का साइन रहेगा। लेकिन जब हमने 5 में से 6 को घटाया तो 6 बड़ा था, 6 के पास माइनस का निशान था, तभी हमने 1 को भी माइनस का निशान दिया। ठीक है, मैम एक बार और समझा दो ये क्वेश्चन। ठीक है, एक बार और समझते हैं। सबसे पहले देखो, हमने संख्या को संख्या से काटा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो 5 लिख दिया।
फिर हमने देखा कि x ऊपर है x की घात 5, नीचे है x की घात 6। तो यहाँ पे हमारा नियम लग गया, कौन सा नियम, कि अगर आपके ऊपर और नीचे चर एक जैसे हो और वो भाग कर रहे हो तो चर को एक बार लिखो। जैसे देखो x ऊपर भी था x नीचे भी था, तो मैंने x को एक ही बार लिखा और ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को घटा दिया। जो घात ऊपर थी 5 थी, उसमें से माइनस कर दिया किसको, जो घात नीचे थी, मतलब 6 को। ठीक है, 5 में से 6। फिर मैंने देखा y ऊपर भी है नीचे भी है, तो y को भी एक बार लिख दिया। y की ऊपर घात 4 थी, नीचे घात 1 है, तो ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को घटा दिया, तो 5 का 5, x की घात -1 क्योंकि 5 में से 6 गए तो -1 बचता है, और y की घात 3 क्योंकि 4 में से 1 गया तो 3 बचता है। ठीक है, चलो मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। अगर उसके बाद भी नजर नहीं आएगी बेटा तो आप क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लेना। ओके मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, ध्यान से करना बच्चों, इसको बिल्कुल भी गलत मत करना। माइनस का, अच्छा इसको थोड़ा दूर लिखती हूँ, ठीक है, माइनस का 30, 30 माइनस का है, ध्यान दो। उसके बाद m की घात में 3, ठीक है, बटे में, इसके बटे में है 15 जो कि जमा का है, और नीचे है m और m की घात में 2। उत्तर लिख लेती हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 2m, ऑप्शन नंबर बी है माइनस का 2m, ऑप्शन नंबर सी है 2m की घात में 2, और ऑप्शन नंबर डी है माइनस का 2m की घात में 3। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके जो भी आंसर आता है वो आपने कहाँ देना है, वो देना है पोल सेक्शन में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। चलिए सभी कोशिश करो, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, आराम से, बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, बिल्कुल सिंपल है। संख्या से संख्या को काटो, है ना, संख्या से संख्या को भाग दो, चर से चर को भाग दो, सिंपल। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे, जल्दबाजी में गलत नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में सब गलत कर देते हैं। सारे क्वेश्चंस देख रही थी मैं, तो कुछ बच्चों ने सारे क्वेश्चंस गलत कर दिए थे पिछली क्लास में भी। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया करो सोच समझ के। अगर नहीं समझ आता तो पूछा करो, बार बार पूछा करो, लेकिन अगर समझ आता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो फिर आंसर पोल में आपका एकदम सही आना चाहिए। जिसने आंसर दे दिया वो भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। रानी, भूमि, नैन्सी, खुशबू, मैम जिसका बड़ा खुशी साथ में, वो होगा नंबर उसी का चिन्ह लगेगा ना मैम। क्या हो गया बेटा? मैं पूछ रही हूँ जिसका बड़ा नंबर है उसी का चिन्ह लगेगा ना। नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या बनेगा, वो चिन्ह लगेगा। ठीक है, प्लस माइनस मिलके क्या बनता है वो चिन्ह लगेगा। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, वेरी गुड। लक्ष्मी, काजल, रानी, भूमि, हर्षिता, हिमांशी, हिमानी, अलीना, मनीषा, भूमिका, खुशबू, अंजलि, काजल, सिंधु देवी जी के नाम से जो है, अमिता, नंदिनी एंड सोमी, सुमित जी के नाम से जो है, ये सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है। मैं सिर्फ मैम एक मेरा और नाम तो मिनट लिया का ही नहीं आपने। लिया बेटा, जी ना, आपका नाम लिया मैंने। थोड़ी देर में मैं पोल को एंड कर दूंगी, ठीक है। फोर्टी 47 पे मैं पोल एंड कर दूंगी क्योंकि बहुत लंबा सवाल ये है नहीं, इतना समय इसलिए नहीं लगना चाहिए। फटाफट से आंसर कीजिए।
संख्या को संख्या से काटो, चर को चर से काटो। एक नियम लगता है चरों में, उस नियम को लगाओ कि चर अगर भाग हो रहे हो तो घातें क्या हो जाती हैं, उसका इस्तेमाल करो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पहले संख्या निकाल लो अच्छे से, फिर देखो कि चर के साथ क्या करना है और चर की घात में कितना आएगा। सब कुछ देखो, सब कुछ अच्छे से देखो और अपना आंसर करो। 47 हो चुके हैं, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी पोल सेक्शन में जाके देख सकते हो और अपना आंसर आप चैट बॉक्स में दे सकते हो। बिल्कुल सिंपल सवाल था, छोटा सा सवाल था। तो हमने इसमें किया क्या, कुछ नहीं किया। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो संख्या आ गई 2। अब मैंने कहा भाग में क्या होता है, जैसे गुणा में होता है वैसे भाग में होता है। नीचे वाली संख्या जमा की थी, ऊपर वाली माइनस की थी, प्लस माइनस माइनस बन जाता है, तो यहाँ पे माइनस आ गया। और m ऊपर इसकी घात 3 थी, 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2m। ठीक है, माइनस का 2m। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी सभी ऑप्शन जो है वो गलत है। बताओ, क्लियर है? ये किसी को डाउट है तो पूछो। नो मैम। आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, अब हम करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया था, अभी समझ आ गया होगा, लेकिन जो आगे अब पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा और टफ टॉपिक है, तो इसलिए अभी से अपना ध्यान यहाँ पर लेके आओ। मेरी हर एक बात को अच्छे से सुनो, तभी इस टॉपिक के पोल क्वेश्चन सही होंगे, नहीं तो आधे से ज्यादा बच्चे इस टॉपिक के पोल क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक है, जो ध्यान से सुनेगा समझेगा उसका क्वेश्चन पक्का ठीक होगा, लेकिन जिसका ध्यान इधर उधर डगमगाएगा तो आंसर भी गलत हो जाएंगे। चलिए हम पढ़ेंगे अब समीकरण के बारे में। अभी हमने बीजीय व्यंजक पढ़ लिया, बहुपद भी पढ़ लिया, अब हम समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो समीकरण क्या होता है? एक समीकरण दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। समीकरण का मतलब कि ये हमें बताएगा कि इनके बीच में समानता है। किनके बीच में? तो जो चीजें लिखी गई होंगी उनके बीच में समानता के बारे में समीकरण दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है x जमा 2 और यहाँ पे लिखा है 0 और बीच में लगा दिया है बराबर का निशान। तो इसका ये मतलब हुआ कि x जमा 2 जो है वो 0 के बराबर है। इनके बीच में समानता है, समता है। वो किससे पता चलती है? वो पता चलती है बराबर के निशान से। इसीलिए इसको हम नाम देते हैं समीकरण का। ये जो बराबर का निशान है ये समता दर्शाता है, समता मतलब समानता दर्शाता है, यहीं से इसका नाम पड़ गया समीकरण। ठीक है, और बराबर के निशान को हम इंग्लिश में इक्वल टू कहते हैं। सभी को पता होगा इसको हम क्या कहते हैं? इक्वल टू, है ना? बराबर के निशान को इंग्लिश में कहते हैं इक्वल टू। तो ऐसी चीज, ऐसा कुछ अगर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है जिसमें इक्वल टू का निशान है तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन को ही हिंदी में कहा जाता है समीकरण। हिंदी में बात करें तो इनके बीच में समता होती है, उसको समीकरण कहते हैं, और अगर इक्वल टू के साइन देखें तो इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी समझ लिया, इंग्लिश में भी समझ लिया। इक्वल टू से बना इक्वेशन और समता से बना समीकरण। तो ये होता है समीकरण। अब समीकरण दिखता कैसा है? तो इस समीकरण के पास 3 चीजें होनी चाहिए। कितनी चीजें होनी चाहिए? 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, इसके पास होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम कहते हैं बायां पक्ष। ठीक है, क्या कहते हैं? बायां पक्ष कहते हैं। वो आपको दिख रहा होगा, कहाँ पे लिखा है बायां पक्ष? यहाँ पर। दूसरा जो इसके पास होना चाहिए वो होना चाहिए राइट हैंड साइड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं RHS, और हिंदी में बोलें तो दायां पक्ष। एक पक्ष दाईं तरफ को होना चाहिए, एक पक्ष बाईं तरफ को होना चाहिए, और इनके बीच में क्या होना चाहिए? तो इनके बीच में होना चाहिए बराबर का निशान। जिस चीज के पास आपको ये तीनों मिल गए उसको हम समीकरण का नाम देंगे। अगर इन तीनों में से एक भी चीज मिस हो गई, आपको नहीं दिखी, तो आप उसको समीकरण का नाम नहीं दोगे। जैसे कि x जमा 2, यहाँ पे बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड
साइड है जो उल्टे हाथ की तरफ को है, ठीक है, ये मेरा उल्टा हाथ है, इस तरफ को जो लिखा है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और जो 5y लिखा है इसको कहते हैं दायां पक्ष, इंग्लिश में बोले तो राइट हैंड साइड। ये मेरे सीधे हाथ, दाएं हाथ मतलब राइट हैंड की तरफ है, तो मैं इसको दायां पक्ष बोलूंगी, राइट हैंड साइड बोलूंगी। एच का मतलब है हैंड, हैंड मतलब आपका हाथ, उल्टे हाथ की तरफ को लेफ्ट हैंड साइड और सीधे हाथ की तरफ को राइट हैंड साइड, और इन दोनों के बीच में होगा बराबर का निशान। अगर इन दोनों के बीच में बराबर का निशान नहीं हुआ तो इसको समीकरण नहीं कहेंगे, अगर हुआ तो इसको समीकरण कहेंगे। तीन चीजें सभी को क्लियर है? क्या क्या होता है समीकरण के पास? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बराबर का चिन्ह। बताओ हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? यस मैम। सभी बताओ भाई, सर हर्षिता का आंसर आता है, बाकी किसी का आंसर क्यों नहीं आता? चैट में लिख लिया करो, हाँ चैट में आंसर आ रहे हैं, पर वो भी गिने चुने बच्चों के हैं, वो भी उन्हीं बच्चों के हैं जो रोज आंसर करते हैं। बाकी भी आंसर किया करो ना, आपके लिए जो चैट बॉक्स खोल के रखा है ताकि आप इसमें अपना आंसर दे सको, बस मुझे अपनी बात बता सको। हाँ अभी ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? समीकरण में तीन चीजें होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और बराबर का निशान। चलो अब अगर आपने समीकरण के बारे में सीख लिया, तीनों चीजों को याद कर लिया, तो अब आप मुझे बताओ जो मैंने यहाँ पे पहली चीज लिख रखी है, क्या ये समीकरण है? हाँ या ना? यस मैम, ये है। ठीक है, हाँ ये समीकरण है बिल्कुल, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी दिख गई, राइट हैंड साइड भी दिख गई, और इनके बीच में बराबर का निशान भी दिख गया, तीनों चीजें मिल गई हमें, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये समीकरण है। ऑप्शन नंबर 2 बताओ, क्या ये समीकरण है? नो मैम। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको हम समीकरण नहीं कह सकते। क्यों बताओ, इसमें क्या चीज है जो नहीं है? क्या मैम missing है? बराबर का निशान। ठीक है, एक तो इसमें बराबर का निशान नहीं है, ठीक है, बराबर का निशान है ही नहीं, बराबर का निशान तो सबसे जरूरी है समीकरण के लिए, बराबर का निशान नहीं होगा तो समीकरण भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी? नो मैम। मैम ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी समीकरण नहीं है क्योंकि इसके पास भी बराबर का निशान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी? यस मैम। समीकरण है। यस मैम। हाँ ये समीकरण है, क्योंकि ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये हो गई राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में बेशक जीरो ही क्यों ना लिखा हो, बस कुछ लिखा होना चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बेशक आपके राइट हैंड साइड में जीरो लिखा है, पर लिखा तो है ना, राइट हैंड साइड है तो है ना, हम बोलेंगे हाँ वो तो है, तो इसलिए राइट हैंड साइड भी हो गई, लेफ्ट हैंड साइड भी थी, और बीच में बराबर का निशान भी था, तो ये हमारे लिए समीकरण बन गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी समीकरण है। ये जो बीच में सी, बी और सी है, ये समीकरण नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हाँ, अब यहाँ पे आपको तीन चीजें लिख रखी हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। यह है बीजे व्यंजक। बीजे व्यंजक तो बहुत आसान था, हमने पहले पढ़ रखा था, पहली क्लास में ही पढ़ रखा था। बीजे व्यंजक कहता है तुम मुझे बस तीन चीजें लाके दो, एक चर लाके दो, एक अचर लाके दो, बीच में कोई संक्रिया लगा दो, बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वर्गमूल x माइनस 3 एक बीजीय व्यंजक है। बहुपद भी बीजीय व्यंजक से निकला है ना, बहुपद भी कहां से निकला? बीजीय व्यंजक से निकला। लेकिन बहुपद ने एक शर्त रख दी, बहुपद ने कहा मुझे भी चर, अचर और संक्रिया चाहिए, लेकिन मेरा जो चर होगा उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसलिए x की घात यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पर x वर्गमूल के अंदर होता ना तो बहुपद इसको बहुपद नहीं बनने देता, क्योंकि बहुपद ने कहा था अगर चर को वर्गमूल के अंदर डाल दोगे तो वो बहुपद नहीं बन सकता है, इसलिए ऊपर वर्गमूल लगाया है क्योंकि ये बीजीय व्यंजक बन जाता है, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल अगर लगाओ तो बहुपद नहीं बन सकता था, ठीक है। फिर बात की समीकरण की, तो समीकरण ने कहा कि चर, अचर, संक्रिया तो मुझे भी चाहिए, उनके बिना तो मैं भी नहीं बन सकती, और साथ में मुझे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, राइट हैंड साइड चाहिए, और बीच में बराबर का निशान भी चाहिए। तो सबसे ज्यादा चीजें लगती है समीकरण बनाने में, ठीक है, तीन चीजें, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और बराबर का निशान। तो अभी जो पोल में क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ इतने होंगे कि कौन समीकरण है और कौन समीकरण नहीं है, बस आपको पहचानना है। अब पहचानने में भी अगर गड़बड़ की तो फिर मैं कैसे बताऊं? सुन लो फिर से, तीन चीजें होनी चाहिए समीकरण के पास, पहली लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा बराबर का निशान, तीसरा राइट हैंड साइड, ठीक है।
चलो बढ़ते हैं आगे, Yes, करते हैं एक क्वेश्चन पोल में और देखते Yes, हैं ma'am. कि अब ये किस किस को समझ आया और इसमें भी कौन कौन अभी भी डाउट में है। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि इन 4 ऑप्शन में से समीकरण को पहचानिए। तो मैं फटाफट से चारों ऑप्शन लिख लेती हूँ, पोल अभी नजर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए z की घात 4 माइनस z की घात 2 माइनस का 1। ऑप्शन नंबर बी y की घात 2 माइनस का 3y जमा 4। ऑप्शन नंबर सी x माइनस 1 बराबर 2y। और ऑप्शन नंबर डी y जमा 6 y माइनस 6। ठीक है, इसमें से ढूंढो कि किसको समीकरण कहोगे, कौन है जो मैम समीकरण, हाँ जो समीकरण बनेगा, बस उतना बताओ। ठीक है, हाँ पोल ओपन हो चुका है भाई, आराम से सोच समझ के आंसर देना, जल्दबाजी में गलत मत करना। ठीक है, मैम पोल का रिजल्ट नहीं दिख रहा है। हाँ बेटा अभी दिख जाएगा। चलो अभी हैंड रेज करना, अभी मैंने सबके हैंड डाउन किए, अब हैंड रेज करना जिसने आंसर कर दिया। ठीक है, वेरी गुड, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। मैम आपने जो पहला पोल में क्वेश्चन पूछा था वो पोल रिजल्ट में आएगा? हाँ जरूर आएगा। ओके मैम। ठीक है, हाँ बताओ अभी, मतलब हाँ आंसर करो सभी पोल में, सभी पोल में आंसर कर लीजिए। 22 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 35 बच्चे 35 स्टूडेंट्स क्लास में हैं और बहुत सिंपल सवाल है, सिर्फ देखना है और अपना आंसर पोल में देना है। ठीक है, कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो क्लास में तो आते हैं लेकिन पोल में आंसर नहीं करते। खुशबू के अलावा, खुशबू के पास तो पोल का ऑप्शन नहीं आता, बाकी शायद अविनाक्षी के पास भी नहीं आता। गलती से लग गया दूसरा। बेटा ये गलतियां ना बहुत कर रहे हो आप, पिछली क्लास में भी गलतियां करते हो, है गलतियां कम करो। अभी तो इसका कुछ कर नहीं सकते, अभी गलती हो गई तो हो गई, लेकिन अगले क्वेश्चन में ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का इंतजार और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड रिजल्ट दे सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। अभी भी गलत कर रहे हैं बहुत से। अच्छा हाँ, इसका गलती से गलत हो गया, किसका, खुशी का, सॉरी खुशबू का। बाकी सभी क्यों गलत कर रहे हो भाई, गलत मत करो। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर का निशान, इसके पास बराबर का निशान नहीं है, इसके पास बराबर का निशान नहीं है, इसके पास बराबर का निशान नहीं है, सिर्फ इसके पास बराबर का निशान है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा और बाकी सभी गलत। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये हमने समीकरण के बारे में सीख लिया। अब समीकरण से थोड़ा सा और टफ टॉपिक आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखो, आप सभी ने रैखिक शब्द सुना है ना, क्या होता है रैखिक, कोई बताएगा किसको रैखिक कहते थे? मैम जिसकी घात एक हो। पद वाली। वेरी गुड, जिसमें एक नहीं यस मैम। एक पद नहीं, जिसमें एक घात हो, सबसे बड़ी घात एक हो, उसको रैखिक कहते थे। एक चर का मतलब, यस मैम। एक चर से क्या समझते हो? रैखिक समीकरण। सिर्फ एक चर हो। अच्छा मुझे बताना, x जमा 1 x जमा 2x माइनस 8 और x जमा y माइनस 2 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। इन तीनों में से कौन सा समीकरण है जो एक चर वाला है? अच्छा अभी किसी ने कुछ कहा आंसर के अलावा, किसी ने कुछ कहा? नेहा कुछ कह रहे हो आप? ओके नेहा कुछ कह रहे हो, अगर नहीं कह रहे तो बेटा माइक ऑफ कर दो।
ओके, अब मैं बताऊं, आप सभी गलत हो। क्यों गलत हो? देखो, इसमें x था, ठीक है, इसमें भी तो x ही था ना। अब हम मान रहे हैं कि x 2 बार लिखा है, पर है तो x ही, ठीक है। x को लिखा 2 बार है, पर x बदल तो नहीं गया ना, x तो x ही होता है। तो इसको भी हम एक चर वाला समीकरण ही कहेंगे, क्योंकि इस समीकरण को बनाने के लिए भी सिर्फ x का इस्तेमाल हुआ है। अब चाहे आप x को 1000 बार लिख लो बच्चों, पर तब भी उसको हम कहेंगे कि वो एक चर वाला समीकरण है, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ x x आपको नजर आया तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी था एक चर वाला, ऑप्शन नंबर बी भी एक चर वाला रैखिक समीकरण ही है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर सी था या नहीं था? मैम नहीं था। क्यों? तो मैम, क्यों? मैम इसमें y है ना। बिल्कुल, इसमें एक x है तो दूसरा y है, इसमें दो चर आ गए, एक x दिख गया, एक y दिख गया। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 1 में हमें सिर्फ x ही दिख रहा था, इसलिए इन दोनों को हम कहेंगे कि ये एक चर वाले समीकरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, पूरा एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। सबसे पहले इसमें 3 शब्द हैं, उन तीनों शब्दों को अच्छे से समझना है। नंबर 1, एक चर का मतलब जिसमें केवल एक ही चर हो, चाहे वो 1000 बार लिखा गया हो, पर होना वो एक चाहिए। अगर a लिख रहे हो तो a ही लिखो, b लिख रहे हो तो b ही लिखो, y लिख रहे हो तो y ही लिखो, चाहे y को 50 बार लिखो, लेकिन रहेगा वो एक चर वाला ही, क्योंकि उसमें कौन यूज हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ y। ठीक है, फिर बात करें रैखिक की, तो रैखिक का मतलब जिसके चर की घात सबसे बड़ी एक हो। आमतौर पे जिसकी घात 1 होती है उसको हम बिना घात के लिखते हैं। तो याद रख लो, रैखिक मतलब जिसके सिर पे घात ही ना दिख रही हो। जैसे मैं यहाँ पे x लिखूं और मैं यहाँ पे x की घात 2 लिखूं, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसकी घात में 2 है, मतलब ये द्विघातीय है। लेकिन x बेचारा अकेला था, इसकी आपको घात ना तो नजर आ रही ना तो लिखी है, तो समझ जाना कि इसकी घात में 1 है। ठीक है, इसकी घात में 1 है, तो ये हो गया रैखिक। नंबर 1 ऐसा और यहाँ पे लिखा है अगला शब्द समीकरण। समीकरण तो हमने अभी अभी सीखा, जिसके पास लेफ्ट हैंड साइड हो, राइट हैंड साइड हो और बराबर का निशान हो। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होगा? जिसमें 3 खूबियां होंगी। नंबर 1, उसको बनाने के लिए एक ही चर का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, उसकी सबसे बड़ी घात 1 होगी। नंबर 3, वो एक समीकरण होगा। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण ये है, x जमा 7 बराबर 0। इसमें अगर हम बात करें तो x इकलौता चर है। ठीक है, चर की घात देखो तो 1 है, मतलब ये रैखिक भी है। देखो समीकरण है क्या? जी हाँ, ये समीकरण भी है। तो इसको हम नाम देंगे कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, अगर उदाहरण नंबर 2 की बात करें, तो 12y-5 बराबर में 3, ये भी कैसा है? तो ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें भी एक ही चर है जो कि y है। घात की बात करें तो एक ही घात है, और देखें तो ये समीकरण था। जी हाँ, ये समीकरण था, क्योंकि इसके पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और बराबर का निशान है। ठीक है, चलो, तो अभी आप सभी चैट बॉक्स में अपना अपना एक चर वाला रैखिक समीकरण मुझे लिख के बताओ। सभी करेंगे। चैट बॉक्स में अपना, किसी का एग्जाम्पल चुराना नहीं है, अपना अलग से लिखो। क्या मजा आता है किसी का चुराने में? अपना उदाहरण लिखो खुद से, कुछ अच्छा सा बना के। इतना देखो, ए से लेकर के जेड तक इतने सारे अल्फाबेट है, कोई सा भी उठा दो और उससे एक चर वाला रैखिक समीकरण बना के चैट में लिखो फटाफट से। ओके, सुमित सैनी जी के नाम से जो है करेक्ट है। हिमांशी आपका भी करेक्ट है। और भी लिखो। ठीक है, लक्ष्मी का भी ठीक है, काजल का भी ठीक है, भूमिका का भी ठीक है, दीपिका, चीनू, रानी, अमिता, हर्षिता का थोड़ा सा गलत हो गया। बताओ हर्षिता, कहाँ गलती हुई? आपका नाम मनीषिका? ओके मनीषिका आप हो, ठीक है, ओके मनीषिका। बताओ कौन बताएगा हर्षिता ने कहाँ गड़बड़ कर दी?
एक चर तो था, लेकिन मैम वहाँ पे x की दो घात चर दो। वाला भी बना दिया। नहीं, चर तो मैंने वही तो कहा ना, x को चाहे 1000 बार लिखो होगा वो एक चर वाला ही, तो लेकिन मैम कुछ और गड़बड़ स्क्वायर हुई इसमें है। चढ़ा दिया स्क्वायर। हाँ, क्योंकि वो घात नहीं, में 2 लिख दिया। अब घात में 2 है तो रैखिक नहीं होगा, रैखिक भी होना चाहिए ना, तो ये मैम थोड़ी सी गलती कर दी द्विघात अक्षरा ने। होएगा फिर। हाँ, द्विघात हो जाएगा, बाकी सब सही था। और बीज, हाँ, भूमिका का भी ठीक है, मनीषा का भी ठीक है, सिंधु देवी जी के नाम से कौन है उनका भी ठीक है। हाँ, x² की वजह से थोड़ा सा गलत हो गया। चलो, तो बस ये था। तो आपने गलती भी पहचान ली, वो भी बिल्कुल। हाँ, अभी हर्षिता, अभी आपका ठीक है। अब यहाँ पे भी इसको पहचानो, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। बताओ ऑप्शन नंबर ए, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? हाँ, आपका ठीक है। यस मैम। है, हाँ ठीक है, इसको मैंने लिख दिया वाई है। अगला बताओ, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? नो मैम। नो मैम। नहीं है। क्यों नहीं है, कारण बताओ। मैम इसकी घात में 2 है। बिल्कुल, क्योंकि इसकी घात में 2 आ गया। घात में 2 चाहिए ही नहीं, घात हमें चाहिए ही नहीं, घात दिखनी ही नहीं चाहिए, ऐसा सोच लो कि घात हमें नजर ही नहीं आनी चाहिए। इसकी घात में 2 आ गया, और घात में 2 आने की वजह से ये रैखिक नहीं बन पाया, क्योंकि हम पूरा नाम जब ले रहे हैं तो हम बोल रहे हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखो, ये समीकरण भी था, इसमें चर एक ही था, लेकिन इसकी घात की वजह से ये रैखिक नहीं बन पाया, तो इसको हमने नाम दे दिया द्विघात। ठीक है, तो इसलिए हमें रैखिक चाहिए था, तो ये गलत हो गया। अगला बताओ, अगला है क्या? यस मैम। यस, बिल्कुल। इसमें चर भी एक है ना, और ये रैखिक भी है, और ये समीकरण भी है। अगला बताओ। नो मैम। क्यों, कारण? हम इसमें 2 आ गया ना इसमें y चर। x आ गया। इसमें 2 चर आ गए, कौन कौन से? Yes, एक ma'am. आ गया x, एक आ गया एक्स y, वाई। लेकिन हमें तो एक ही चर चाहिए, है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। देखो, घात की बात करें ये रैखिक था, समीकरण की बात करें, हाँ ये समीकरण था, लेकिन क्योंकि इसके पास चर 2 आ गए, चर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक, इसलिए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं बन पाया चर की वजह से। अगला बताओ। यस यस मैम। यस, यस मैम। एक चर वाला भी है, रैखिक भी है, और समीकरण भी है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि कैसे, z लिखा है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो फिर से वही चीज रिपीट करूंगी कि z को आप इस समीकरण में 10 बार भी लिख सकते हो, पर वो z ही होना चाहिए, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते, 18z ऐसे भी लिख सकते हो, पर शर्त ये है कि z ही रहे, z के अलावा कोई और ना आए। अगर आपने z पकड़ा है समीकरण बनाने के लिए, तो पूरे समीकरण में मुझे z ही दिखना चाहिए, चाहे वो 15 बार क्यों ना दिखे, 100 बार क्यों ना दिखे, लेकिन अगर वो z है तो उसको हम एक चर वाला समीकरण ही मानते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपने अच्छे से कर लिया, वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे। तो आपके आंसर बिल्कुल सही थे। अभी करेंगे क्वेश्चन पोल में, तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ, और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना। ऑप्शन में फिर से लिख लूंगी, ठीक है, वैसे दिख रहे होंगे, ऑप्शन लिखने की जरूरत है नहीं, बोल देती हूँ। पर ऑप्शन नंबर ए, 4x जमा y बराबर में 5, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? इसमें होना चाहिए एक चर, सिर्फ एक ही चर से समीकरण बनना चाहिए। दूसरा, ये होना चाहिए रैखिक, ठीक है। तीसरा, ये होना चाहिए समीकरण। देखो, अगर ऑप्शन नंबर ए में ये तीनों खूबियां हैं तो इसको पकड़ के रखो, बाकी सबको छोड़ दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है 5x - 8 बराबर 0। अगर आपको लगता है इसमें एक चर है, ये रैखिक है, ये समीकरण है, तो इसको पकड़ के रखो, बाकी सबको छोड़ दो। ऑप्शन नंबर सी 13y जमा 9, और ऑप्शन नंबर डी 3x की घात 2 माइनस का 8 बराबर का 4। अगर आपको लगता है ऑप्शन नंबर सी है एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो इसको पकड़ के रखो, बाकी को छोड़ दो। अगर लगता है डी है एक चर वाला और रैखिक समीकरण, तो डी को पकड़ के रखो, बाकी को छोड़ दो। अब जिसको भी आपने पकड़ के रखा होगा उसको पोल में जाके सिलेक्ट करके अपना आंसर दे दो। फिर से रिपीट करती हूँ, चर होना चाहिए एक, घात भी होनी चाहिए रैखिक मतलब एक, और होना चाहिए वो समीकरण। बस ये 3 बातें अगर आपको समझ आ चुकी हैं
तो आप अपना आंसर बहुत अच्छे से दे पाओगे। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे भाई, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश। सिर्फ देखना है और आंसर करना है। मैम जिसने आंसर कर दिया वो हैंड रेज कर दे। 1 मिनट, अभी मत करना, अब करो। ठीक है, 25 बच्चों ने आंसर दे दिया है। अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट, क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें है नहीं करने को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में जाके देख सकते हो और अपना आंसर जो है वो चैट में बता सकते हो। तो बहुत से बच्चों ने कहा, 22 बच्चों ने बोला ऑप्शन नंबर बी। तो मैम सही है 6 या बच्चों गलत का है? गलत आंसर है। ठीक है, ऐसे कैसे, अभी तो पता ही नहीं है कि बी सही है कि गलत है, लेकिन हाँ, बी बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, क्योंकि इसमें एक ही चर था जो एक्स था। घात की बात करें तो एक्स की घात 1 है, मतलब ये रैखिक भी है। समीकरण की बात करें तो जी हाँ, ये समीकरण भी है, तो इसलिए हमने इसको कहा यह है एक चर वाला रैखिक समीकरण। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, ये गलत क्यों हुआ? इसमें 2 चर है ना, एक्स बिल्कुल और वाई। बिल्कुल, मैम क्योंकि 2 इसमें चर है। दो चर थे। हमें कितने चाहिए थे? हमें तो एक ही चाहिए था, लेकिन इसमें तो 2 थे, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत हुआ? सब तो सही था इसमें। मैम इसमें बराबर का निशान नहीं है। बराबर नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि ये समीकरण नहीं, क्या है, क्या है ये? समता। नहीं, अरे समता तो बराबर के निशान को बोलते हैं। 3 चीजें पढ़ी थी ना, एक पढ़ा था बीजीय व्यंजक, फिर क्या पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था? बहुपद है, बहुपद। बहुपद। तो ये बहुपद है, क्योंकि इसका जो आपका क्या कहते हैं, चर है, चर की घात पूर्ण संख्या है, 1 है, तो ये बहुपद है। समीकरण नहीं बन पाया था ये। ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत हुआ? मैम इसमें घात 2 है। घात दो 2 है ना है, घात में। बिल्कुल। तो ये रैखिक नहीं, ये द्विघात बन गया। तो इसी वजह से ये सभी ऑप्शन होते हैं गलत, और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी पोल में करेंगे। तो चैट हो मैम एक चुकी बार है दोबारा ऑफ। से बताना। मैम सी वाला दोबारा से बताओ। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखो, ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत हुआ क्योंकि इसके पास 2 चर थे, एक था एक्स, एक था वाई। ठीक है, हमें कितने चर चाहिए? हमें सिर्फ एक ही चर चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 आ गए, तो इसको हम एक चर वाला नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये समीकरण ही नहीं है, इसको समीकरण नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि समीकरण के पास होती है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और बराबर का निशान। इसके पास साइड तो है, पर कौन सी पता नहीं, ये लेफ्ट है कि राइट है नहीं पता, क्योंकि बराबर का निशान ही नहीं था। तो इसके पास बराबर का निशान नहीं होने के कारण ये समीकरण नहीं बन पाया। जब ये समीकरण ही नहीं है तो इसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण भी नहीं बोल सकते। ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत हुआ? इसमें चर एक ही था, हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक्स था, और बराबर का निशान भी था, हाँ, यहाँ पे था बराबर का निशान, लेकिन ये रैखिक नहीं था। रैखिक का मतलब होता है घात में 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में अगर देखें तो x की घात में 2 है, तो ये द्विघात बन गया। ये एक चर वाला द्विघाती समीकरण बन गया, लेकिन हम तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को ढूंढ रहे थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्योंकि इसमें चर भी एक है, वो है x, चर की घात भी है 1, और ये समीकरण भी है, इसलिए ये है एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, बताओ अभी कोई डाउट? मैम जिसने सी वाला पूछा था,
जैसे अभी क्लियर हुआ सी वाला, ये वाला? यस मैम। चलो ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। चैट मैंने ऑफ कर दी है और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। अब फिर से वही चीज, एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानो। ऑप्शन नंबर ए, y की घात 2 माइनस का yz माइनस का z की घात 2 बराबर में y। अगर लगता है एक चर वाला है, रैखिक है, समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर ए पकड़ के रखो, बाकी सब छोड़ दो। ऑप्शन नंबर बी, x जमा z जमा y। अगर लगता है एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो वही पकड़ के रखो, बाकी सभी को छोड़ दो। ऑप्शन नंबर सी, x की घात में 3 माइनस का x बराबर में 5। अगर लगता है कि एक चर वाला है, रैखिक है और समीकरण है तो पकड़ के रखो, बाकी सभी को छोड़ दो। ऑप्शन नंबर डी, x जमा 5 बराबर में 3x। अगर लगता है कि एक चर वाला है और रैखिक है और समीकरण है तो इसको पकड़ के रखो और बाकी सभी को छोड़ दो। अब जिसको भी पकड़ के रखा था उसको पकड़ के रखना, क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर में बोल नजर आएगा। ठीक है, चलो अब अपना आंसर पोस्ट सेक्शन में जाके कर दो। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोशिश ना कर रहे हो, ट्राई ना कर रहे हो। ठीक है, और जिसने आंसर कर दिया वो अभी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम दिख नहीं रहा, स्क्रीन नहीं दिख रही या पोल का रिजल्ट। पोल का रिजल्ट तो बेटा दिख रहा होगा, देखो अभी शो तो मैंने कर मैम दिया दिख है। रहा है। हाँ अभी जाओ हर्षिता, अभी देखो दिख रहा है। मैम दिख रहा ओके, पूजा कैमरा ऑफ कर। हाँ ओके, तो चलिए करते हैं वेट 10 सेकेंड्स का और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया आंसर कर लेना। पहले 22 बच्चों के सही होते थे, अब देखो तो घट गए हैं। सही जो बच्चे कर रहे थे उन्होंने भी अब गलत कर दिया। चलो अभी 10 सेकंड का वेट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप दे सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। मैम इसका डी है। डी है, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी सही है क्योंकि इसमें चर एक ही था, एक्स था। हाँ मान रहे हैं कि एक्स को 2 बार लिखा है, पर है तो एक्स ही ना। एक्स को 1000 बार लिखो, 1000 बार अगर एक्स दिख रहा है तो वो एक चर वाला ही माना जाता है। यहाँ पे दिख गया हमको y और दिख गया z, तो ये एक चर वाला नहीं रहा, इसमें 2 चर आ गए तो गलत हो गया। b में दिख गया हमें x साथ में y साथ में z, यहाँ पर तो भाई 3 चर आ गए तो ये भी गलत हो गया। c में हमें दिख रहा है एक ही चर x ही दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें घात 3 आ गई। भाई घात में 3 तो नहीं चाहिए, 3 तो फिर त्रिघाती बन जाएगा, हमें तो रैखिक चाहिए था, तो इसलिए ये गलत हो गया। ये किसकी वजह से गलत हुआ, तो ये अपनी घात की वजह से गलत हुआ। बाकी यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे सब सही था। ऑप्शन नंबर डी में चर भी एक ही था, एक्स घात भी एक ही थी और ये एक समीकरण भी था, तो इसलिए इसको हमने चुना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। धीरे धीरे सवालों का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। पहले आपने सीखा कि समीकरण क्या होता है, फिर आपने सीखा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। अब आप सीखेंगे समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, हल कैसे करते हैं पक्षांतरण विधि के द्वारा, क्योंकि ये जो विधि है ये आपकी मदद करेगी दूसरे चैप्टर को समझने में, तीसरे चैप्टर को समझने में, चौथे चैप्टर को समझने में, और भी बहुत सारे आपके मैथ में ऐसे फिफ्थ 5वां चैप्टर है एपी, उसको समझने में। अगर पक्षांतरण विधि सीख ली तो इन क्वेश्चंस को, इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान लगेगा। अगर ये नहीं सीखी तो फिर वो क्वेश्चन भी आपसे अच्छे से सॉल्व नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा आप उनमें कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू।
सबसे पहली चीज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम समीकरण का हल निकालने वाले हैं। ठीक है, अब समीकरण का हल मैम पक्षांतर से क्या हो गया, पक्षांतर पक्षांतरण। ओके ठीक है, पक्षांतरण विधि, ट्रांसपोज मेथड। आपको आता है ये, अभी आप जब देखोगे ना करना क्या, तो आप बोलोगे तो हमें आता है, मतलब कुछ कुछ बच्चों को आता होगा अच्छे से। चलिए अभी देखते हैं यस किसी समीकरण के हल का मतलब क्या होता है। तो समीकरण के हल का मतलब होता है चर का ऐसा मान निकालना जो समीकरण को संतुष्ट करता हो। ये लाइन पढ़ी, कुछ समझ नहीं आया होगा, उदाहरण लेके समझेंगे। मैंने लिखा x माइनस 5 बराबर में 15। ठीक है, अब ये मेरा एक समीकरण है, मैंने समीकरण को संतुष्ट करना है, मतलब मुझे x की जगह पे बच्चों कुछ ऐसा लिखना है कि यहाँ पर भी 15 आए और यहाँ पे तो पहले से ही 15 था। तो बताओ मैं x की जगह पे क्या लिखूं कि इसको हल करने पे 15 आए। 10। अच्छा फिर सोचो सोचो, मैम 10 3 मैम 10 तीन? गुना मैम 5। 3 मैम अरे बच्चों गुणा थोड़ी है, माइनस, देखो माइनस है, मैम मैम x की जगह लिखना है। x की जगह पे मैम लिखना है। 20 बिल्कुल, x की जगह पे अगर मैं 20 लिखूं, ठीक है, फिर उसमें से 5 को माइनस कर दूं तो मेरे पास उत्तर 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, अब यहां जो मैं आगे, पहले तो सुन लो, समीकरण को जब भी हल करते हैं ये वाली साइड नीचे को हल होती है, ये वाली साइड भी नीचे को हल होती है। समीकरण कभी भी आगे को हल नहीं होता। इस बात को अच्छे से नोट कर लेना कि समीकरण के जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको जब हल करोगे तो नीचे को करना है, इसको हल करोगे तो भी नीचे को करना है, कभी भी आगे की तरफ को समीकरण हल नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 20 माइनस 5 और यहाँ पे मैंने लिखा 15, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसको हल करके आगे 15 लिखा, बिल्कुल गलत। यहाँ पे मैंने 15 इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर 15 था, मैंने बस इसको नीचे उतारा। ठीक है, अब इसको हल करना है, नीचे को करो, 20 में से 5 माइनस किया 15 आ गया, इसको हल करके 15 आया, बराबर का निशान ऐसे का ऐसा, यहाँ पर भी मैं 15 लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि ऊपर 15 लिखा है, उसी को मैंने नीचे उतारा। तो ऐसे समीकरण को हल करते हैं, कैसे, नीचे की तरफ को। ठीक है, चलो ये समझ आ गया की होगा जगह आपको। 20 कैसे आया? देखो ना, अगर x, वही तो बात है, x की जगह पे 20 इसलिए आया क्योंकि हमें अपने समीकरण को संतुष्ट करना है। ठीक है, संतुष्ट करना है मतलब x की जगह पे वो चीज लिखनी है, वो नंबर लिखना है जिसमें से 5 घटाने पर 15 आए, तभी समीकरण संतुष्ट होता है जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है। मैंने 20 लिखा तो क्या हुआ, इधर भी 15 आया और इधर तो 15 था ही था, तो मैं कहूंगी x की जगह पर 20 रखने से मेरा समीकरण संतुष्ट हुआ। समीकरण कैसे संतुष्ट होता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है तो 20 रखा, यहां भी 15 आया, यहां भी 15 आया, समीकरण संतुष्ट हुआ। किसने समीकरण को संतुष्ट किया, तो 20 ने। तो इसलिए हम कहेंगे कि 20 इस समीकरण का हल है। जो संख्या आपके समीकरण को संतुष्ट कर देती है उसको आप अपने समीकरण का हल बोलते हो। अब मान लो मैं यहाँ पे 20 ना लिखती, ठीक है, मैंने यहाँ पे 20 ना लिख के अपनी मर्जी से 16 लिख दिया, मेरा मन किया मैंने यहाँ पे लिख दिया 16। मेरे पास समीकरण था x माइनस 5 बराबर में 15, मेरा मन किया मैंने यहाँ पे x की जगह पे 16 लिख दिया, माइनस का 5 बराबर में 15। अब ये बराबर में 15 ऐसा मत सोचना कि मैंने 16 में से 5 घटा के 15 लिखा, नहीं, ऊपर 15 था उसी को नीचे उतारा। 16 में से 5 तो अभी मैं घटाऊंगी और उसको कहाँ लिखूंगी, तो इसके नीचे लिखूंगी। हम नीचे 11 आएगा। 11 आएगा, ठीक है, 11 आ गया। यहाँ पे बराबर में 15 लिखा है, क्यों, क्योंकि ऊपर 15 था तो नीचे भी 15 आएगा। अब एक तरफ हमारा 11 है, दूसरी तरफ हमारा 15 है, क्या ये बराबर है? नो मैम। नहीं, नो मैम, ये तो गलत है। बिल्कुल
अगर हमने x की जगह पे 16 लिखा तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, तो हम कहेंगे हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ। किसने हमारे समीकरण को संतुष्ट नहीं किया? तो 16 ने समीकरण को संतुष्ट नहीं किया। अगर हमारा जो संख्या 16 है वो समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पा रहा तो वो समीकरण का हल नहीं बन सकता। हल कौन बनेगा? जो समीकरण को संतुष्ट करेगा। समीकरण संतुष्ट होगा कैसे? जब उसकी दोनों तरफ की चीजें बराबर आएंगी। जो किसने किया था? जो 20 ने किया था। 20 ने इसको संतुष्ट किया तो समीकरण का हल 20 बन गया। 16 संतुष्ट नहीं कर पाया तो 16 इसका हल भी नहीं होगा। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। जब खुद से क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे Yes, तो ma'am. और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, 3 मिनट है तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको संतुष्ट करके बताओ, मुझे इस समीकरण को संतुष्ट करके बताओ। मैं x की जगह पे ऐसा क्या लिखूं कि ये संतुष्ट हो जाए? 5 20 और 5 या सिर्फ 5? मैम 5। ठीक है, x की जगह पे मैंने लिखा 5, माइनस का 5 पहले से लिखा था तो लिख लिया, बराबर का निशान ऐसे कैसा था लिख लिया, 0 ऐसे कैसा था लिख लिया। 5 में से 5 गया तो भी 0 आता है, बराबर का निशान ऐसे का ऐसा, और ऊपर 0 था इसको भी नीचे उतार दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? समीकरण हो गया संतुष्ट। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है, बराबर आ गई। किसकी वजह से बराबर आई? तो जी 5 की वजह से। x की जगह पे जब 5 लिखा तब जाके ये संतुष्ट हुआ। अब ये संतुष्ट हो गया तो हम कहेंगे कि ये हमारे समीकरण का हल है। ठीक है, लेकिन कितने समीकरण के साथ ऐसा करोगे? कब तक ऐसा करते रहोगे कि चेक करते रहोगे क्या डालें क्या डालें? कभी समीकरण आपके ऐसे भी आ सकते हैं, मान लो समीकरण आपके पास आ गया 10/2 जमा x बराबर में 5। अब x की जगह पे क्या लिखो? अब ऐसा तो नहीं करोगे कि पहले 1 लिखोगे फिर 2 लिखोगे फिर 3 लिखोगे फिर 4 ऐसे चेक करोगे। ऐसा तो चेक नहीं कर सकते। उसके लिए फिर पक्षांतर विधि यूज करते हैं। यहाँ पे तो आपको दिख रहा था कि 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन जब समीकरण थोड़ा ऐसा हो जाए, अजीब सा हो जाए, तब कैसे हम हल निकालते हैं उसके लिए पक्षांतर विधि यूज करते हैं, जो हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो भाई क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली Bye, क्लास ma'am. में।